एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम लोग, जैसा मैंने आपको कल के लाइव सेशन में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट के रिलेटेड जो है कुछ बातें यहाँ पर बताऊंगी। आज के चैप्टर में नेशनल इनकम की जो यूनिट है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 18, 19 एंड 20 है। चैप्टर नंबर 18 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, चैप्टर नंबर 19 में नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स है एंड चैप्टर नंबर 20 में है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर जो है जहाँ पे हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करते हैं, वो चैप्टर मैंने आपको अलग से कई बार क्वेश्चंस करा दिए, तो मैंने उसका अलग से एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं कराई है, लेकिन यस आपको काफ़ी सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे ऑन माय चैनल। आज का वीडियो जो है स्पेसिफिकली ऑन चैप्टर नंबर 19 है। वहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हेन दे कम फॉर थ्योरी। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया है, जहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है नेशनल इनकम का 6 मार्क का और उसके साथ ही 2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 19 में से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट एंड डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एंड हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ ही लेंगे साथ ही साथ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक। यहाँ पर सामने आपको चैप्टर नंबर 19 दिखाई दे रहा है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अब यहाँ से आप आंसर्स कैसे लर्न करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली द डेफिनेशंस विच यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली। बाकी तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो ही जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे पहले किसे बोलते हैं, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, इन्हीं चीज़ों को आपको लर्न करके जाना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। सो 2 चीज़ों का मेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट को हम कैलकुलेशन में नहीं लेते, एंड प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हम करंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रोडक्शन की बात नहीं करते। देन डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड। फैक्टर इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है यहाँ पे। जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री and territory, domestic territory of a country during the year. National product on the other hand refers to the amount of final goods and services produced by the normal resident. अच्छा, एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ जब अपनी क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, डोमेस्टिक में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है वेयर, कहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है? यस, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर वो प्रोड्यूस हुआ है, सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीडीपी, या जिसको हम बोलते हैं एनडीपी। जीडीपी में हम लोग एक्सक्लूजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं करते, एनडीपी में एक्सक्लूजन ऑफ डेप्रिसिएशन कर देते हैं। तो अगर वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है तो उसे हम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बना लेते हैं। वेयरएज हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम या किसी भी नेशनल इनकम एग्रीगेट के कैलकुलेशन के टाइम हम लोग आंसर करते हैं क्वेश्चन हु हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। इज इट अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, तो फिर उसने दुनिया में किसी भी कोने में जाके इनकम जनरेट करी, उसको भी हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड कर देते हैं। ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर वेदर द ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और कंट्री आउटसाइड, मतलब इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कहीं भी कैलकुलेशन उसने इनकम जनरेट करी उसे हम ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपके पास द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम अकरिंग टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट इन आवर कंट्री इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन उठकर चला आता है, ऐसा का ऐसा आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना है। एंड फिर उसके बाद NFIA का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो दिस इज वाई अगर ये टू अब्रॉड ज़्यादा हो जाएगी तो माइनस में लिखा होता है। इनफैक्ट कभी कभी ना क्वेश्चंस में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में माइनस में लिखकर नहीं बताया जाता, ऐसा लिखा जाता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जैसे टू वर्ड आप देखेंगे ना, आपको समझ जाना चाहिए दिस इज अ माइनस फिगर। इस तरीके से आपके साथ गेम प्ले किया जा सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गई नेट फैक्टर इनकम की डेफिनेशन बच्चों। इसी के साथ हमारे पास आ गई फिर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बार बार फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड आपको यूज करना है। प्रोड्यूस बाय द नेशनल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइसेस। नेशनल प्रोडक्ट एट
factor cost expresses the national product occurring to the normal resident of a country during a year as a sum total of factor payments. ओके तो यहाँ पे मार्केट प्राइसेस की बात नहीं है, इसका मतलब अगर हम फैक्टर पेमेंट की बात करें तो ये है ऑन कॉस्ट, मतलब इसमें NIT इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन जो भी बोल्ड लेटर में जितना भी लिखा हुआ है उतना आपको लर्न कर लेना है। फिर अगर हम बात करें what is national product at factor cost, national product at factor cost is national product at market price minus indirect taxes and plus subsidies, या फिर NIT यहाँ से हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। और national product at factor cost, national product at market price minus net indirect taxes, gross product at net product, and net product का मतलब क्या होता है? consumption of fixed capital in the process of production is known as depreciation, thus the loss of the value of fixed output and assets the production of process due to normal wear and tear is called depreciation। ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के अंदर टोटल यहाँ पर 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ये 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है बुक से एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें अभी तक समझ में आ रही होंगी कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की पढ़ाई हमको कैसी करनी है। ये वीडियो आपको ज़्यादा करके ये समझाने के लिए नहीं था कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या है, बल्कि ये वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस लर्न करके जाने हैं। सारे के सारे 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन आपको लर्न करके जानी है एंड उसके बाद ये भी देखना है कि वेरियस कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ने की जानी है। और ये देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको अक्सर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है, इसका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, तो आप इसे यहाँ से पढ़ लेंगे ज़रूर से। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आइटम्स इंक्लूडेड है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में आप पढ़ते ही हैं, बस यहाँ से भी आप उसको पढ़ लें। मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ये पढ़ने का पता है क्या फ़ायदा है, अगर आप इसे यहाँ से पढ़ लेंगे ना तो लेटर ऑन आप इसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी अप्लाई करते रहेंगे। जैसे मेरे अगर मॉक टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो मैंने जो मॉक टेस्ट पेपर सेकंड दिया था उसका आंसर की बाय द वे अपलोडेड हो चुका है। तो मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो मैंने 2 दिया था उसमें एक मैंने क्वेश्चन डाला था जहाँ पे मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा था और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसा भी लिख दिया था, सॉरी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सॉरी उसमें लिखा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कि वेज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर सैलरी आता है, वेजेस आता है, सैलरी इन काइंड, सैलरी इन कैश आता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी उसके अंदर ही आता है, एनी काइंड ऑफ बोनस वगैरह सब कुछ आता है। तो अगर मुझे एक बात बताइए, मैंने लिखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसका मतलब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है क्या, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। ये बातें आपको कैसे पता होगी, जब तक कि आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा ये बातें आपको नहीं मालूम होगी। तो ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपका प्रिपरेटरी चैप्टर है फॉर चैप्टर नंबर 20 जहाँ पे आपको एक्चुअल में क्वेश्चन करने हैं। सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर हाउ टू स्टडी चैप्टर नंबर 19। जो डाउट आ रहा था, कल आपका एग्जाम है तो मैं आपको बहुत समय नहीं लेना चाहती हूँ, आज मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करूंगी। एंड यस, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। अभी आपके 2 मेन एग्जाम्स और बचे हुए हैं। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस स्टडीज़ का एंड अकाउंट्स का, एंड एग्जाम के टाइम में एज आई टोल्ड यू वी आर वेरी एक्टिव, आपको बहुत सारा इनपुट मिलेगा, स्पेशली अकाउंट्स के लिए हमने बहुत सारी प्रिपरेशन करी हुई है। तो चैनल पर बने रहिए। और यस, अगर आपको लगता है दिस वीडियो is giving you any kind of value, please do share it with your friends. Have a great day. Bye.